Jai Hind children, and welcome to this next video. In this video we'll talk about the allotropic forms of phosphorus and various compounds of phosphorus. So let us start with the allotropes of phosphorus. Phosphorus जो है वो ब्रांड ने डिस्कवर किया था 1669 में. इसको phosphorus इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंधेरे में ग्लो करता है, इससे रोशनी निकलती है. डार्क में इट ग्लोज इन डार्क. ग्रीक वर्ड से लिया गया है नाम. फॉस मीन्स लाइट एंड फेरो मीन्स आई कैरी, तो इसी से नाम जो है फॉस्फोरस पड़ा. जनरली 3 एलोट्रॉप्स हैं फॉस्फोरस के. एलोट्रॉप्स के बारे में अगर एक बार मैं रिपीट कर दूं, एलोट्रॉप्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कि फिजिकल फीचर डिफरेंट होता है बट केमिकली दे आर सेम सब्सटेंस केमिकली, बट देयर फिजिकल फॉर्म्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पर 3 मेजर एलोट्रॉप्स हम लोग फॉस्फोरस के पढ़ेंगे, वाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट विथ वाइट फॉस्फोरस एट फर्स्ट. वाइट फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड by the reduction of mineral phosphorite by carbon in presence of silica. तो कैल्शियम फॉस्फाइड को सिलिका और कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट फॉस्फोरस और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो ये जो P4 है दिस इज़ वाइट फॉस्फोरस. जनरली वाइट फॉस्फोरस जो है आपका वो प्योर फॉर्म वाइट कलर का होता है, लेकिन ये येलो कलर अटेन कर लेता है अगर थोड़ी देर इसको छोड़ दिया जाए एयर में. ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड है, काफ़ी सॉफ्ट सॉलिड है जिसको कि हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं. एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक जैसे स्मेल आती है इसमें. और जो लोग फॉस्फोरस के आसपास काम करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ के पर कि फॉस्फोरस वेपर्स निकलते हो, उनके जॉस के जो बोन हैं, उनके जो जबड़ों के बोन्स हैं वो डिके हो जाते हैं और इस डिजीज़ को हम फॉसी जॉ बोलते हैं. White phosphorus is insoluble in water. It is readily soluble in carbon disulfide. पानी में insoluble है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में soluble है. और दूसरी बात ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 317 और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 553 केल्विन. इट ग्लोज इन डार्क. क्यों ग्लो करता है? क्योंकि ये एयर के प्रेजेंस में स्लोली ऑक्सीडाइज होता है और कंबशन कॉज करता है और उस कंबशन की वजह से अंधेरे में जलता है. तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस, जो कि वाइट फॉस्फोरस की बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है. दिस ग्लोज इन डार्क. रेड फर्दर अगर इसकी और प्रॉपर्टीज़ हम देखें, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिएक्टिव है फॉर्म, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है और फायर भी कैच कर लेता है इजीली. ये फॉस्फोरस जो है वो कॉस्टिक एल्कली में डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होने के बाद अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये फॉस्फीन गैस रिलीज़ करता है. इनफैक्ट दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम फॉस्फीन के प्रिपरेशन में भी यूज़ करेंगे. डायरेक्टली कंबाइन करता है हैलोजन से PCl3 PCl5 बनाता है और इसको अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में लगभग 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो रिएक्टिविटी है वाइट फॉस्फोरस की, उसका जो रीज़न है वो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल टेट्राहेड्रल P4 के यूनिट्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ये जो रेगुलर टेट्राहेड्रल है ये बिल्कुल मोनोमेरिक फॉर्म में सिंगल डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जहाँ पर कि PP बॉन्ड लगभग आपका 221 पिकोमीटर और एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री है. ये जो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, इसकी वजह से यहाँ ह्यूज एंगल स्ट्रेन होता है और इस एंगल स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल काफ़ी अनस्टेबल है और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव. ओके, so the basic property white phosphorus is poisonous, it is highly reactive और इसका ignition temperature भी जो है वो काफ़ी लो होता है और ये ग्लो करता है डार्क में. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपकी वाइट फॉस्फोरस की हो गई. अगर हम आगे चलें रेड फॉस्फोरस के बारे में, अभी हमने पढ़ा रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस से ही बनाया जा सकता है. लगभग 573 केल्विन पे हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में उसको हीट करेंगे तो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है. रेड फॉस्फोरस का कलर डार्क रेड कलर का और उसमें वो रस्ट आयरन जैसा जो कलर होता है वैसा कलर आपको रेड फॉस्फोरस का दिखेगा. ऑर्डरलेस है और नॉन पॉइजनस है. दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस आपका पॉइजनस होता है जबकि रेड फॉस्फोरस इज़ नॉन पॉइजनस. Further, red phosphorus is insoluble both in water and CS2. ये पानी में भी insoluble है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी insoluble है. ये केमिल्यूमिनेसेंस नहीं शो करता है. ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रेड और वाइट फॉस्फोरस में कि रेड फॉस्फोरस डजंट शो केमिल्यूमिनेसेंस जबकि वाइट फॉस्फोरस जो है वो अंधेरे में ग्लो करता है, डार्क में ग्लो करता है और इस वजह से वो केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, जबकि रेड फॉस्फोरस में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है.
इसका इग्निशन टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले काफ़ी हाई है, 543 टू 533 केल्विन के आसपास। और स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जो ये स्ट्रक्चर हमारा वाइट फॉस्फोरस का बिल्कुल डिस्क्रीट यूनिट्स का था, यहाँ क्या है, आपको मिल वही टेट्राहेड्रल यूनिट्स रहे बट देयर इज़ अ पॉलीमेरिक फॉर्म। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट्स होने के बजाय ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं PP सिंगल बॉन्ड से, और ये पहले पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो रेड फॉस्फोरस में मिलता है। तो इस पॉलीमेरिक फॉर्म की वजह से क्या होता है कि ये एंगल स्ट्रेन यहाँ काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एंगल स्ट्रेन जो वाइट फॉस्फोरस में बहुत ज़्यादा था और उसको रिएक्टिव बना रहा था, यहाँ ये पॉलीमेरिक फॉर्म होने के से मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा खिंच जाता है, इलास्टिक हो जाता है, और इस वजह से एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। और एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से द रेड फॉस्फोरस बिकम मच लेस रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू वाइट फॉस्फोरस। तो रिएक्टिविटी का डिफरेंस जो है हम इस तरीके से स्ट्रक्चर में दोनों के देख सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है ये ब्लैक फॉस्फोरस है। ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो रेड फॉस्फोरस से ही बना सकते हैं जब 803 केल्विन पे हम हीट करते हैं, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को बनाने के लिए आपको जो है काफ़ी हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और वो वाइट फॉस्फोरस से बनता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। हालांकि ये जो एलोट्रॉप है ये काफ़ी स्टेबल एलोट्रॉप है, और इसकी भी स्टेबिलिटी जो है आप इसके स्ट्रक्चर से मेज़र कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। ये हाईली पॉलीमराइज स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल मेटालिक लस्चर प्रोवाइड करता है। इट हैज़ अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 860 केल्विन एंड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.69। अब स्ट्रक्चर कैसा है ब्लैक फॉस्फोरस का? ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ PPP एंगल 99 डिग्री और PP बॉन्ड लेंथ 218 पिकोमीटर होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जो है वो इस तरीके का बना रहता है, और दोनों लेयर्स के बीच में 368 पिकोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो काफ़ी कुछ ग्रेफाइट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका। और ये जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस वजह से ब्लैक फॉस्फोरस जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, और इनफैक्ट ब्लैक फॉस्फोरस इज़ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस। इसका जो है ये एयर में लगभग 673 केल्विन तक भी स्टेबल रहता है, बर्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली काफ़ी स्टेबल एलोट्रॉप है बिकॉज ऑफ दिस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस मूव टू द कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फीन हाइड्राइड है ये, फॉस्फोरस का हाइड्राइड PH3। इसको हम हाइड्रोजन फॉस्फाइड या फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन भी बोलते हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। मेटल फॉस्फाइड्स को आप वाटर या HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड PH3 या कैल्शियम क्लोराइड और PH3 बनता है। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉस्फाइड को भी अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और PH3 बनेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है ये है कि हम फॉस्फोरस एसिड को हीट करते हैं लगभग 473 केल्विन पे, तब हमें फॉस्फीन मिलता है। अगर हमें बहुत प्योर फॉस्फीन चाहिए तो हम फॉस्फोनियम आयोडाइड को NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें सोडियम आयोडाइड H2O और PH3 मिलता है। और जो लेबोरेटरी मेथड है जिससे कि हम फॉस्फीन बनाते हैं वो भी हमने जो पिछला रिएक्शन पढ़ा वही रिएक्शन है। वाइट फॉस्फोरस को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और फॉस्फीन गैस आपको मिलती है। इसको प्योर करने के लिए क्या किया जाता है कि HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है और फिर उसको NaOH के साथ हम ट्रीट कराते हैं तो हमें प्योर फॉस्फीन मिल जाता है। हालांकि ये कलरलेस गैस है लेकिन बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्मेल होती है इसकी, रॉटन फिश लाइक स्मेल, एंड इट इज़ अगेन हाईली पॉइजनस गैस। हाईली पॉइजनस गैस। बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो फॉस्फीन बेसिक नेचर का होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे प्रेजेंट है। HX किसी भी मिनरल एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और फॉस्फोनियम हैलाइड बनाता है जैसे कि फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना रहा है। कंबस्टिबिलिटी भी इसकी हाई है, एयर के प्रेजेंस में ये हीट करते हैं अगर हम 423 केल्विन तक तो ये फॉस्फोरिक एसिड में बदल जाता है। फर्दर इसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है P4 और हाइड्रोजन में। ठीक है,
अच्छा, फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉस्फीन जो है वो CuSO4 या मरकरी क्लोराइड जैसे जो मेटल के सॉल्ट्स हैं इनके साथ रिएक्ट करता है और कॉपर फॉस्फाइड या मरकरी फॉस्फाइड देता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स। इट शुड बी नोटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉस्फीन के रिस्पेक्ट में कि प्योर फॉस्फीन इन्फ्लेमेबल नहीं होता है, लेकिन फॉस्फीन में इम्प्योरिटी के फॉर्म में P2H4 डाईफॉस्फीन पाया जाता है और ये डाईफॉस्फीन एक्चुअली बहुत इन्फ्लेमेबल है और ये तुरंत एयर के प्रेजेंस में आग पकड़ लेता है। तो फॉस्फीन में जो बहुत तेज इन्फ्लेमेबिलिटी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी डाईफॉस्फीन। यूज़ेस अगर हम फॉस्फीन का देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है होम सिग्नल के तौर पर, जैसे कि अगर शिप्स को कोई डेंजर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे होम सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं और होम सिग्नल्स में हम फॉस्फीन का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के कंटेनर्स होते हैं और उनको छेद करके जो है पानी में सी में फेंक दिया जाता है। तो जैसे ही ये पानी से रिएक्ट करता है तो फॉस्फीन और एसिटिलीन गैसेस बनती हैं। फॉस्फीन चूँकि उसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में P2H4 होता है, वो एयर के प्रेजेंस में आते ही आग पकड़ता है और यही आग फिर एसिटिलीन जो कि खुद भी एक बहुत इन्फ्लेमेबल गैस है उसको जला देता है और इससे जो काफ़ी तेज फ्लेम होता है और इस फ्लेम से जो दूर की शिप्स हैं उनको पता चल जाता है कि इस शिप में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो वो अप्रोच करते हैं। सिमिलरली स्मोक स्क्रीन, वारशिप्स जो है वो स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करने के लिए भी फॉस्फीन गैस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि कैल्शियम फॉस्फाइड को पानी में फेंक दिया जाता है और वो वहाँ से फॉस्फीन रिलीज़ करता है और फॉस्फीन एयर के साथ रिएक्ट करके P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है P4O10 और वो फॉस्फोरस का ऑक्साइड जो है वो काफ़ी स्मोक प्रोड्यूस करता है, तो स्मोक की वजह से स्मोक स्क्रीन्स बनते हैं। तो वॉरशिप्स में यूज़ होता है फॉस्फीन इस तरीके से। तो होम सिग्नल एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं फॉस्फीन के। अच्छा, फास्फोरस के हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के हैलाइड्स हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। फास्फोरस ट्राई हैलाइड जो है वो आपका PCl3 है जो कि थायनिल क्लोराइड के से रिएक्ट करके बनता है और यहाँ पे PCl3 और सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा। लेबोरेटरी में डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाया जा सकता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं, हाइड्राइड्स के जैसा ही PCl3 का भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगभग 100.4 डिग्री और PCl बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर्स होते हैं। हाँ, ये पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, वॉयलेंटली ये पानी से रिएक्ट करता है और H3PO3 और HCl बनाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन तो ज़रूर आप याद रखिएगा। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 होगा PCl3 में। PCl3 को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा वाइडली यूज़ करते हैं क्लोरो कंपाउंड्स बनाने में। एक्चुअली PCl3 इज़ एबल टू रिप्लेस दिस OH, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसको ये रिप्लेस कर सकता है और उस रिप्लेसिबिलिटी वाली जो कैपेबिलिटी है इसी के कारण हम कई सारे क्लोरो कंपाउंड जैसे यहाँ पे क्लोरोइथेन है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है जिसको कि हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी जो है हम PCl3 को बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अच्छे रिएजेंट के तौर पर काम आता है। PCl5 इज़ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये PCl5 जो है वो डायरेक्ट या तो फॉस्फोरस के साथ हम 10Cl2 रिएक्ट करा के PCl5 बना रहे हैं या PCl3 को Cl2 के साथ रिएक्ट करके भी PCl5 बना सकते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा के फॉस्फोरस को भी PCl5 बनाया जा सकता है। तो ये जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है PCl5 का कि सॉलिड स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4+ और PCl6- सॉलिड स्टेट में। आई एम रिपीटिंग, सॉलिड स्टेट में जब PCl5 रहेगा तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जहाँ PCl4+ जो है वो कैटायन होता है और PCl6- अनायन होता है और PCl4+ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और PCl6- जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है।
जब मॉइस्ट एयर यानी कि पानी के साथ जो एयर है, मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में अगर PCl5 है तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में बदल जाता है और फर्दर ये और ज़्यादा रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है। जब इसको हीट करते हैं PCl5 को तो ये सबलाइम होकर के PCl3 और Cl2 बना देता है। फाइनली डिवाइडेड मेटल के बिल्कुल जो पाउडर्ड फॉर्म है वो PCl5 से रिएक्ट करता है और AgCl या टिन रिएक्ट करता है तो SnCl4 इस तरह के कंपाउंड जो है बनाता है। अगेन PCl3 की तरह हम PCl5 को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं क्लोरो कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे कि इथेनोइक एसिड से अगर ये रिएक्ट करता है तो इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड ये कंपाउंड जो है इस CH3COH PCl5 के साथ रिएक्ट करके इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं हमें फॉस्फोरस में मिलते हैं। PCl5 का ये यूजेस हैं। इसी तरह हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्लोरोइथेन बना रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 को काफ़ी वाइडली यूज़ करते हैं। इवन PCl3 PCl5 दोनों ही क्लोरो कंपाउंड्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एक तो हमने अभी देख लिया जो कि सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर था, वो आयनिक फॉर्म था। लेकिन लिक्विड और गैशियस स्टेट में अगर है तो ये इस तरह का ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है जहाँ पर कि फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। यहाँ पर PCl के दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, 3 PCl इक्वेटोरियल और 2 PCl एक्सियल बॉन्ड्स। तो PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो 202 पिकोमीटर्स के और PCl एक्सियल बॉन्ड थोड़े लंबे होते हैं 240 पिकोमीटर के, क्योंकि यहाँ एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। रीज़न ये है कि एक्सियल बॉन्ड पेयर जो यहाँ होता है वहाँ रिपल्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स दे सफ़र मोर रिपल्शन दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। तो ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का लिक्विड और गैशियस स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैलाइड्स ऑफ phosphorus. So in this video we have learnt about the allotropes of phosphorus and some important compounds of phosphorus. In the next video we will talk about the oxoacids of phosphorus. I hope children you have understood these points. Thank you so much.